ये कहानी है सालों तक भारत में बम बिखेरने वाले उस शैतान की, जिसे पकड़ने के लिए रॉ और आईबी ने जाल बिछाया। लेकिन उस जाल का सबसे खतरनाक हिस्सा था एक एजेंट जो उसी के पास चाय पीने चला गया। मार्च 1993, मुंबई, सुबह के करीब 8:30 बजे। पूरा शहर अपनी रोज की भागदौड़ में मगन था, लेकिन अगले 24 घंटों में मुंबई की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 12 मार्च को एक के बाद एक धमाकों की आवाजें पूरे शहर में गूंज गईं। बीएससी, होटल सीसीआई, प्लाजा सिनेमा, सेंचुरी बाजार। 257 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा जख्मी। ये धमाके करवाने वाला गिरोह था डी कंपनी और टाइगर मेमन। लेकिन उसी गिरोह में एक और नाम था, एक युवा मुंबई का लड़का जो बाद में सालों तक भारत का सबसे वांटेड आतंकी बनने वाला था। उसका नाम था यासीन भटकल। 1993 के ब्लास्ट में यासीन का रोल सीधा तो नहीं था, लेकिन उसी दहशत के माहौल में उसका दिमाग तैयार हो रहा था। वो देख रहा था कि कैसे कुछ लोग बम गिराकर हिंसा फैला सकते हैं और कैसे सालों तक सजा से बच सकते हैं। यासीन ने पढ़ाई की, उसने इंजीनियरिंग तक पढ़ी, लेकिन उसका दिमाग किताबों में नहीं बल्कि साजिशों में लगता था। साल 2001 आता है। गुजरात के गोधरा में एक ट्रेन में आग लगती है। उसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़कते हैं। यासीन इसी मौके को देखता है। उसे लगता है अब समय आ गया है। वो अपने कुछ साथियों को लेकर एक नया संगठन बनाता है, इंडियन मुजाहिदीन। नाम सुनने में लगता है जैसे कोई बड़ा आतंकी नेटवर्क हो, लेकिन असल में ये कुछ युवा थे जिनका दिमाग बमों के प्लान बनाने में उलझा हुआ था। 2005 से लेकर 2008 तक यासीन भटकल के नेटवर्क ने पूरे भारत में खौफ फैला दिया। दिल्ली में दिवाली के दिन ब्लास्ट, वाराणसी में संकट मोचन मंदिर के पास बम, लखनऊ, फैजाबाद, हरिद्वार, हर जगह धमाके। हर बार पुलिस को वारदात की जगह मिलता एक ही निशान, एक ईमेल जिसमें लिखा होता इंडियन मुजाहिदीन ने किया है अटैक। लेकिन सबसे बड़ा धमाका आया 13 सितंबर 2008 को। दिल्ली राजधानी के 5 अलग अलग इलाकों में एक साथ बम फटे। कनॉट प्लेस, करोल बाग, ग्रेटर कैलाश। 30 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा घायल। ये अटैक इतना बोल्ड था कि पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गईं। तब तक सारी जांच एजेंसियों को पता चल गया था इन सब के पीछे एक ही दिमाग है, यासीन भटकल। लेकिन यासीन भटकल को पकड़ना इतना आसान नहीं था। वो पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की हर पताका से 2 कदम आगे रहता था। वो मुंबई से सऊदी अरब गया, फिर दुबई, फिर पाकिस्तान। कभी कनाडा में बैठकें करता तो कभी नेपाल के जंगलों में गुम हो जाता। वो पक्का कर चुका था कि उसकी लोकेशन कभी किसी को पता न चले। लेकिन यहीं से कहानी एक अलग मोड़ लेती। दिल्ली 2013, रॉ के हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग चल रही थी। टेबल पर थे रॉ के सीनियर अफसर और आईबी के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। मीटिंग का एजेंडा था यासीन भटकल। अब तक पाकिस्तान की आईएसआई उसे छुपा चुकी थी, लेकिन एक नई जानकारी मिली थी। यासीन नेपाल के रुकुम जिले के जंगलों में छिपा हुआ था। लोकेशन मिल गई थी, लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। नेपाल की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अगर कोई सूचना लीक हो गई तो यासीन फिर से गायब हो जाएगा, और इस बार शायद हमेशा के लिए। जरूरत थी एक ऐसे एजेंट की जो बिना शक पैदा किए, बिना किसी को बताए, यासीन के बिल्कुल करीब पहुंच सके और फिर उसे ऐसे जाल में फंसाए जिससे निकलना नामुमकिन हो। रॉ के पास एक नाम था, एक एजेंट जो नेपाल की भाषा, वहां के रीति रिवाज और जंगलों का पूरा ज्ञान रखता था। उसका असली नाम तो कोई नहीं जानता था, लेकिन ऑपरेशन फाइल पर उसे कोड नेम दिया गया था, ऑपरेटर एक्स। ये वही एजेंट था जिसने पिछले 10 साल में 5 अलग अलग देशों में छुपे हुए 3 आतंकियों को ट्रैक किया था। लेकिन ये ऑपरेशन उसके लिए भी सबसे मुश्किल था, क्योंकि यासीन सिर्फ एक आतंकी नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड था। उसे बरगलाना आसान नहीं था। एजेंट एक्स ने नेपाल के रुकुम इलाके में एक छोटी सी दुकान खोली। उस इलाके के लोग उसे एक साधारण किराना व्यापारी समझते थे, लेकिन असल में दुकान के अंदर एक छोटा सा कमरा था जहां रेडियो ट्रांसमीटर, सैटेलाइट फोन और कोडेड मैसेज भेजने का सिस्टम लगा था। यहां से हर रात को इंटेल दिल्ली भेजी जाती थी। कई हफ्तों तक एजेंट एक्स ने उस इलाके के हर आने जाने वाले पर नजर रखी। कौन कब आता है, किसके साथ आता है, कितनी देर रुकता है। धीरे धीरे उसने पैटर्न समझ लिया। यासीन अपने एक करीबी साथी के साथ रहता था, जो महीने में 2 बार बाजार से सामान लाने आता था। लेकिन यासीन खुद कभी बाजार नहीं आता था, वो पूरी तरह छुपा रहता था। तब एजेंट एक्स ने एक जोखिम भरा कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपनी दुकान पर एक दिन अचानक माल गिरने का बहाना बनाया और एक स्थानीय लड़के से कहा कि वो उसके गांव के मुखिया को बुलाए। लेकिन असल में वो लड़का यासीन के साथी का रिश्तेदार निकला।
धीरे धीरे एजेंट एक्स ने उस लड़के से दोस्ती कर ली, उसे छोटे छोटे काम दिए, उसे मुफ्त में सामान दिया। ये वही पुराना तरीका था जो खुफिया एजेंसियां सालों से इस्तेमाल कर रही थीं, किसी छोटे आदमी को अपना बनाकर उसके जरिए बड़े तक पहुंचना। कुछ ही हफ्तों में एजेंट एक्स को पता चल गया कि यासीन किस जंगल में छिपा है, लेकिन पक्की लोकेशन कंफर्म करने के लिए उसे और करीब जाना था। उसे यासीन के सामने जाना था और यहीं से ऑपरेशन ने सबसे डरावना मोड़ लिया। एजेंट एक्स ने अपनी दुकान बंद की और एक साधारण स्थानीय किसान का रूप बनाकर जंगल की तरफ बढ़ा। उसके पास ना कोई हथियार था, ना कोई बैकअप, बस एक छोटी सी टोकरी जिसमें कुछ सामान था और एक बात, अगर पकड़ा गया तो कोई उसे बचाने नहीं आएगा। रास्ता काफी मुश्किल था, घने जंगल, नदियां, और रास्ते में कई बार उसे आतंकियों के गश्ती दल भी दिखे, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद वो उस जगह पहुंचा जहां यासीन छिपा था। एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी, चारों तरफ पहरेदार। कोई भी अजनबी वहां आसानी से नहीं पहुंच सकता था, लेकिन एजेंट एक्स के पास एक प्लान था। वो अपनी टोकरी में से कुछ सामान निकालता है और झोपड़ी के पास खड़े एक पहरेदार से कहता है कि वो किसान है और अपना माल बेचना चाहता है। पहरेदार पहले मना करता है, लेकिन जब एजेंट एक्स उसे कुछ सामान मुफ्त में देता है तो वो अंदर जाकर बात करने की इजाजत दे देता है। एजेंट एक्स अंदर जाता है। एक कमरे में एक दाढ़ी वाला आदमी बैठा है, वही यासीन भटकल। एजेंट एक्स उसे देखता है और बेहद शांति से कहता है, साहब चाय पी लोगे? यासीन कुछ देर उसे देखता है, फिर मुस्कुराता है और कहता है, बहुत दूर से आया है, चाय बना। एजेंट एक्स ने उसी समय चाय बनाई। 2 कप बनाए, एक अपने लिए, एक यासीन के लिए। वो दोनों चाय पीते हैं और बातें करते हैं। एजेंट एक्स ने बताया कि वो किसान है, उसका परिवार भूखा है, माल बिक नहीं रहा। यासीन उसे कुछ पैसे देता है और कहता है, अगले हफ्ते फिर आना और सामान लाना। एजेंट एक्स वहां से बाहर निकलता है। उसके पसीने छूट चुके थे। उसे पता था अगर उसकी पोल खुल गई होती तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन उसने वो किया था जो करना था। लोकेशन कंफर्म कर दी थी। अब दिल्ली में बैठे रॉ और आईबी के अफसरों को बस एक सिग्नल भेजना था। उसी रात एजेंट एक्स ने अपने रेडियो ट्रांसमीटर से कोडेड मैसेज भेजा, टारगेट कंफर्म्ड, लोकेशन सिक्योर। दिल्ली में तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। यासीन को पकड़ने का कोई कानूनी तरीका नहीं था, क्योंकि वो नेपाल में था। भारतीय सेना या एजेंसियां नेपाल की जमीन पर ऑपरेशन नहीं कर सकती थी, इसलिए तय हुआ कि नेपाल पुलिस की मदद ली जाएगी, लेकिन बिना उन्हें पूरी जानकारी दिए। सिर्फ टॉप अफसरों को ही बताया गया कि एक बड़ा आतंकी छिपा है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस बार भी प्लान में एक रिसाव आ गया। नेपाल पुलिस के एक निचले स्तर के अफसर ने किसी को सूचना दे दी। यासीन को पता चल गया कि उसकी लोकेशन एक्सपोज हो गई है। वो वहां से फरार होने की तैयारी करने लगा। अब रॉ के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर यासीन वहां से निकल गया तो हो सकता है वो फिर कभी न मिले। जल्दबाजी में फैसला लिया गया। नेपाल पुलिस की एक टीम को तुरंत भेजा गया, लेकिन तब तक यासीन अपने कुछ साथियों के साथ जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और फिर वो घर ही आ गई। नेपाल भारत बॉर्डर के पास एक छोटे से रास्ते पर यासीन और उसके साथियों की मुठभेड़ हो गई नेपाल पुलिस से। अंधेरा था, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में यासीन के 3 साथी ढेर हो गए, लेकिन यासीन अभी भी फायर कर रहा था। वो पीछे हटते हुए जंगल में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक गोली उसके पैर में लगी। वो जमीन पर गिर गया। पुलिस ने उसे घेर लिया और फिर यासीन भटकल, वही आदमी जिसने सालों तक पूरे भारत का सिस्टम चकरा दिया था, उसे हथकड़ी पहना दी गई। जब यासीन को भारत लाया गया तो दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर्स के बाहर मीडिया का हुजूम उमड़ पड़ा। सब जानना चाहते थे कि आखिर ये कैसे हुआ, लेकिन रॉ और आईबी ने अपने एजेंट एक्स का नाम कभी सामने नहीं आने दिया। उसकी फाइल पर आज भी लिखा है, कॉन्फिडेंशियल, 2030 से पहले न खोलें। यासीन भटकल पर मुकदमा चला। उसे कई मामलों में दोषी ठहराया गया। आज वो तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन जिस तरीके से उसे पकड़ा गया वो भारत के इंटेलिजेंस इतिहास के सबसे चर्चित ऑपरेशंस में से एक है। इस ऑपरेशन ने दिखा दिया कि कैसे एक एजेंट अकेले बिना किसी हथियार के दुश्मन के घने जंगल में घुसकर उससे चाय पी सकता है और उसे हथियार डालने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यासीन के पकड़े जाने के बाद उसके नेटवर्क के और भी कई सुराग मिले और ये सिलसिला आज भी जारी है, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग कभी खत्म नहीं होती। बस एक नाम बदल जाता है, एक चेहरा बदल जाता है, लेकिन जासूसी की ये चुपचाप लड़ी जाने वाली लड़ाई वो हमेशा चलती